हेलो एवरीवन, आप देखें मैं यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, अंडरस्टैंडिंग गांधी। गांधी एक समझ, इसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट की फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2, औद्योगिकीकरण का आलोचक। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी स्वराज में आधुनिक औद्योगिकीकरण की इतने दुष्परिणामों की इतनी आलोचना की है कि वे इसके किसी भी जो स्वरूप है, कितने भी स्वरूप हैं इसमें औद्योगिकीकरण में, उसकी किसी को भी वे उचित नहीं मानते थे। वर्तमान सभ्यताओं में मानव के दुखों का प्रमुख कारण और पाप तकनीकी और औद्योगिक विकास है। और वे मानते थे कि वर्तमान सभ्यताओं में जो मानव का दुख है, जो जिसके कारण मानव दुखी है, वो क्या है? तकनीकी और औद्योगिकीकरण का विकास ही है। वो मानते हैं कि औद्योगिकीकरण बेकार है। वो इसलिए मानते हैं जब उन्होंने प्रारंभिक दिनों में ही जब ब्रिटिश औद्योगिकीकरण आया था उसकी स्थिति में संपर्क किया और उसके बाद उनके दक्षिणी अफ्रीका के जो अनुभव थे उसके कारण वे मानते हैं कि औद्योगिकीकरण जो है वो बेकार है और मानव के दुखों का कारण जो है वो औद्योगिकीकरण है। चार्ल्स डिकन्स, गांधी जी के साथ साथ चार्ल्स डिकन्स, कार्ल मार्क्स, थॉमस हिल, ग्रीन तथा फेबियन जो समाजवादी थे, इन्होंने भी अंग्रेजी पूंजीवादी औद्योगिक समाज की घोर निंदा की है। 19वीं शताब्दी के अंत की ओर जब गांधी इंग्लैंड में ही थे, जब 19वीं शताब्दी के अंत में, जब 19वीं शताब्दी के जब अंत चल रहा था, एंड चल रहा था, उसमें जब गांधी जी इंग्लैंड में ही थे, तब कारखानों से संबंधित कानूनों और वोट के अधिकार के विस्तार में औद्योगिकीकरण की कुछ बुराइयों से छुटकारा दिलाया था। तब उन्होंने, जब इंग्लैंड में ही थे, तब कारखानों से संबंधित जो कानून थे, वोटों के अधिकार थे, उसके विस्तार ने औद्योगिकीकरण की जो कुछ बुराइयां थी उससे छुटकारा दिलाया था। इसने औद्योगिकीकरण की बुराइयों को कम तो कर दिया किंतु समाप्त नहीं किया। इसने औद्योगिकीकरण की जो कुछ बुराइयां थी उनको कम तो किया, बट पूरी तरह से उसको समाप्त नहीं किया। गांधी औद्योगिकीकरण के इन काले धब्बों या इसके पक्ष को ठीक से पहचान चुके थे और गांधी जी जो थे वो औद्योगिकीकरण के जो काले धब्बे थे उनको और इनके पक्ष के ठीक से पहचान चुके थे। 20वीं शताब्दी के उसी के साथ कुछ विचारकों ने यह दावा देना शुरू कर दिया कि आधुनिक औद्योगिक सभ्यता पूर्णतः लाभकारी नहीं है। जब 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, 20वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, तो कुछ विचारक जो थे उन्होंने ये दबाव देना शुरू कर दिया कि औद्योगिकीकरण जो है वो सभ्यता पूर्णतः लाभकारी नहीं है। दर्शन, शास्त्र और कला में कई अभिव्यक्ति आंदोलनों ने उभरते बड़े औद्योगिक अवस्थाओं के संकटों को गिनना शुरू कर दिया और आधुनिक औद्योगिक सभ्यता जो है वो पूर्णतः लाभकारी नहीं है, पूर्णतः यूजफुल नहीं है। दर्शन, शास्त्र और कला में कई अभिव्यक्ति आंदोलनों ने उभरते बड़े औद्योगिक अवस्थाओं के संकटों को गिनना शुरू कर दिया। जितने भी संकट थे उनको गिनना शुरू कर दिया। औद्योगिक अवस्थाओं के जो संकट थे उनको गिनना शुरू कर दिया। बर्नार्ड रसेल जैसे दार्शनिक भी इस अभिमान में शामिल थे। इलियट ने इसे इन अभिमान पंक्तियों में प्रदर्शित किया है। हम सब खाली व्यक्ति हैं और हम इकट्ठे झुकते हैं क्योंकि मस्तिष्क तिनकों से भरा है। क्योंकि मस्तिष्क जो है वो तिनकों से भरा है। भारत में इस औद्योगिकीकरण का विरोध, जो औद्योगिकीकरण था उसका विरोध टैगोर ने तो अपनी स्वतंत्रता से और गांधी जी ने पश्चिमी त्याग से किया था। गांधी उत्पादकता में बढ़ोतरी और उसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी जीवन में समृद्धि से इनकार नहीं करते और गांधी जी जो है वो उत्पादकता में बढ़ोतरी और उसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी जनजीवन में समृद्धि से इनकार नहीं करते हैं, परंतु वे इस सरोकार से नकारते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान औद्योगिकीकरण का स्वरूप जनसाधारण में खुशी का संचार जो है वो मानवीय सभ्यता में विकास की ओर अग्रसर करेगा। वो ये ऐसा नहीं मानते हैं गांधी जी। उनका मानना है कि औद्योगिकीकरण से आवास जैसे कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी लोग पहले से अच्छे घरों में रहने लगेंगे। यह सभ्यता की तरक्की केवल शारीरिक खुशी प्रदान करती है। उनका
पहले जो लोग थे वो खाले और चरम पहनते थे और भाला जो है वो हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन आज वे विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। लेकिन आज के जो लोग हैं वो विविध प्रकार के कपड़े पहनते हैं। पहले क्या पहनते थे? खाले या चरम के कपड़े पहनते थे। भाले को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। लेकिन जो आज के लोग हैं वो विविध प्रकार के डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं तथा अग्नि अर्थात भयंकर तकनीकी वाले हथियार रखते हैं तथा बहुत ही खतरनाक वाले हथियार भी अपने पास रखते हैं। यदि दुनिया के दूसरे भागों के लोग भी वर्तमान यूरोप के व्यवहार को अपनाने लगे तो वे भी सभ्यता ग्रहण कर लेंगे। अगर वे दूसरे लोग भी अगर इसको अपनाने लगेंगे, यूरोप के व्यवहार को अपनाने लगेंगे, तो यह भी सभ्यता ग्रहण कर लेंगे। इसके आंतरिक तकनीकों ने मनुष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर उसके धन अर्जन स्थिति को भी मजबूत किया है। और इसके दूसरा हम देखते हैं कि जो उन्होंने कि मनुष्य को धन अर्जित करने के लिए और तकनीकी ने मनुष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर धन अर्जित करने पर मजबूत किया है। ये भी सभ्यता के संकेत हैं, परंतु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, आत्मा विनाश परंतु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। पहला पहलू क्या है कि उत्पादन तकनीकी ने उत्पादन में तो बढ़ाया है और धन अर्जित करने के लिए उन्हें मजबूत कर दिया है। और तथा तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि आत्मा का विनाश हो रहा है। गांधी का औद्योगिकीकरण के दुष्परिणामों से विरोध स्पष्ट गोचर होता है। और गांधी जी का जो है वो औद्योगिकीकरण के जो दुष्प्रभाव है उसके जब वो विरोध करते हैं तो वो स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। मार्कस द्वारा एडम स्मिथ की आलोचना के समक्ष गांधी ने विकास के दावे को इस आधार पर निरस्ता क्योंकि वर्तमान आर्थिक प्रतिमान जो है वो असमानता पर आधारित है। मार्कस की ही भांति गांधी ने वर्तमान औद्योगिक प्रणाली की गिरावट की और निराशा किया है कि औद्योगिकरण की प्रणाली में गिरावट होनी चाहिए, वह कम होनी चाहिए। उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के बावजूद असमानता जारी है कि उत्पादक क्षमता तो बढ़ रही है बट फिर भी असमानता जारी है तथा मजदूर न्यूनतम मजदूरी पर आश्रित है। तथा दूसरा क्या है कि मजदूर जो है उनको जितनी न्यूनतम सैलरी दी जाती है वह उस पर ही आश्रित है, यानी कि कम सैलरी पर ही आश्रित हैं। असमानता दूर करने का एकमात्र उपाय औद्योगिकरण को नष्ट करना है कि असमानता जब भी कम हो सकती है जब औद्योगिक संस्कृति जो है उसको नष्ट कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। मनुष्य को मुक्ति केवल प्रकृति के पास आने पर ही मिलेगी और मनुष्य को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वह प्रकृति के पास है, जब वह नेचुरल रिसोर्सेज के पास आए। ज्ञानचंद्र के अनुसार गांधी का आर्थिक दर्शन उनके राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के अनुरूप ही उनके संपूर्ण विचारधारा का हिस्सा है। और ज्ञानचंद्र के अनुसार कि गांधी का जो आर्थिक दर्शन है वो उनके राजनीतिक और सामाजिक जो दर्शन थे उसके ही अनुरूप संपूर्ण विचारधारा का एक हिस्सा है, परंतु इसे भली भांति और सही प्रकार से समझने के लिए उनकी मूल पांडुलिपि को ध्यान में रखना होगा। इसे पूर्ण आर्थिक संदर्भ को बेहतर रूप से समझा जा सकेगा, जिसमें निम्न विषय सम्मिलित हैं। फर्स्ट आता है मनुष्य के लिए प्रारंभिक महत्व रखता है उत्पादन, वितरण और विनिमय। सबसे पहले मनुष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है? उत्पादन होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए, वितरण होना चाहिए और विनिमय होना चाहिए। इसका अर्थ है अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है जन कल्याण, उत्पादन और विकास के। उस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेन मोटिव है जन कल्याण, उत्पादन और विकास। ये प्रोडक्शन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और जन कल्याण होना चाहिए। सेकेंड आता है इस सिद्धांत के लिए उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग मशीनी उत्पादन का मूल सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के लिए उत्पादन के लिए मशीनों का उपयोग होना चाहिए और मशीनों का ही उत्पादन का मूल सिद्धांत है। मशीनों का उत्पादन ही होना मूल सिद्धांत है। मशीनरी व्यक्ति के लिए होती है, ना कि मशीन के लिए व्यक्ति, क्योंकि मशीन जो होती है वो व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति के लिए मशीन नहीं होती है। हमारे लिए तो मशीन बनेगी, मशीन के लिए हम नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इससे स्पष्ट होता है कि औद्योगिकरण का अर्थ है अधिक उत्पादन होना चाहिए, पहल पर केंद्रीकरण, शक्ति, सत्ता और नीति निर्माण का गैर आवश्यक होना और इसे न्यूनतम सीमा तक घटाना। और औद्योगिकरण का अर्थ क्या है? अधिक उत्पादन हो, पहल पर केंद्रीकरण हो, शक्ति, सत्ता और जो नीति निर्माण है उसको गैर आवश्यक होना चाहिए, सीमा तक घटाना, न्यूनतम सीमा तक कम करना।
फोर्थ आता है, इसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष या परिणाम है कि उत्पादन का विकेंद्रीकरण अत्यधिक स्तर पर होना चाहिए। और इसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष का यह परिणाम यह है कि उत्पादन का विकेंद्रीकरण अत्यधिक स्तर पर होना चाहिए, कि अत्यधिक स्तर पर विकेंद्रीकरण हो उत्पादन का। फिफ्थ पॉइंट आता है, उत्पादकता वालों छोटे समुदायों का अर्थ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र असमानता के स्तर का न्यूनतम होना तथा पहल करने का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। पहल करने का विकेंद्रीकरण करने की आवश्यकता है। सिक्स्थ आता है, इन बदलावों के, इन चेंजेस के दूरगामी परिणाम होंगे जिसे समाज के आंदोलनकारी बदलावों द्वारा लाया जा सकता है, जिसको कि समाज के आंदोलनकारी बदलावों के द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो ये चेंजेस होंगे इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इसके बड़े परिणाम भी हो सकते हैं, जिसको कि समाज के जो आंदोलनकारी हैं उनके बदलावों के द्वारा ही लाया जा सकता है। आंदोलनकारी परिवर्तन के लिए जनमानस के द्वारा अहिंसक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। और आंदोलनकारी परिवर्तन के लिए जनमानस के द्वारा अहिंसक, कि हिंसा न हो, अहिंसक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है, जिसके लिए विस्तारित जन जागृत और जनशक्ति के प्रयोग से मूल सामाजिक बदलाव होगा। यह जन चेतना और जागरूकता का एक न्यायपूर्ण, समानता और व्यवस्था स्वतंत्रता समाज की स्थापना के विचार पर आधारित हो। बड़े उद्योगों को छोड़कर गांधी के अनुसार व्यक्तिगत स्वामित्व का अधिकार होगा। बड़े उद्योगों को छोड़कर गांधी के अनुसार व्यक्तिगत स्वामित्व होगा, जिसका सरोकार सार्वजनिक होगा, जिसका सरोकार जो होगा वो सार्वजनिक होगा, पब्लिकली होगा। गांधी ने न्यास के सिद्धांत में सामाजिक भावना का विकास और समाजवादी चेतना दो अहम बिंदु होंगे। और सिद्धांत में सामाजिक भावना का विकास होगा और समाजवादी चेतना दो अहम बिंदु हैं। उसकी न्यासवादी अवधारणा गहन रूप से वेबर के ईसाई धर्म की नैतिकता के समक्ष है, जो उत्पादन बढ़ाने के विरुद्ध नहीं है, जो कि उत्पादन को बढ़ाने के, प्रोडक्शन को बढ़ाने के विरुद्ध नहीं है, परंतु चेतना उपभोग की मनहानि करते हैं। पर चेतन जो है वो उपभोग की मनहानि करते हैं। इससे बड़ी व्यापक और गहन नैतिकता झलकती है, जो हमारे समाजों के लिए उपयोगी है, जो कि हमारे समाज के लिए उपयोगी है, जहाँ भेदभाव का दर्द है, जो बिना किसी सामाजिक नियंत्रण और प्रतिबंधों के प्रचलित है, जो कि बिना किसी सामाजिक नियंत्रण के और प्रतिबंधों के प्रचलित है। गांधी सामाजिक संघर्षों और वर्ग हित विभेद को मानते हैं, और गांधी जी जो है वो सामाजिक संघर्षों और वर्ग हित भेद को भी मानते हैं, परंतु उनका मानना है कि इस प्रकार के संघर्षों को अहिंसक जन आंदोलन से हल किया जा सकता है। और उनका मानना यह है कि जो इस प्रकार के संघर्ष है उनको अहिंसक जन आंदोलन के द्वारा ही सॉल्व किया जा सकता है। और वे इन 3 क्षेत्रों में संघर्ष को मानते हैं। उद्योगों में मजदूर और पूंजी का संघर्ष होना चाहिए, यानी उद्योगों में मजदूर का और पूंजी का संघर्ष, खेतीबाड़ी में किसान और जमींदार का संघर्ष, शहर और गांव का संघर्ष। कौन कौन से हैं? उद्योगों में मजदूर और पूंजी का संघर्ष, खेतीबाड़ी में किसान और जमींदार का संघर्ष, शहर और गांव का संघर्ष। और उनका मानना है कि संघर्षों को न्याय व्यवस्था और निष्कर्षीय विरुद्ध के द्वारा वर्ग युद्ध के बजाय अहिंसा की मदद से हल किया जा सकता है। उनका मानना यह है कि जो ये संघर्ष है उनको न्याय व्यवस्था और निष्कर्ष के विरुद्ध, मतलब कि अहिंसा की मदद से हल किया जा सकता है, मतलब कि बिना हिंसा किए इसको सॉल्व किया जा सकता है। गांधी क्रांतिकारी तरीकों से राज्य शक्ति के ग्रहण को न मानकर संबंधों में शांतिपूर्ण बदलाव के माध्यम से परिवर्तन के पक्षधर हैं। और उनका मानना यह है कि क्रांतिकारी जो तरीके हैं उनको न मानकर, शक्तियों को ग्रहण न कर प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व किया जा सके, इसके पक्ष में है गांधी जी। जहाँ मार्क्स पूंजीवाद को नकारते हैं, औद्योगिकीकरण को नहीं, वहीं गांधी औद्योगिकीकरण को सीमित करना चाहते हैं। और मार्क्स जो है वो पूंजीवादी को नकारते हैं, पूंजीवाद को नकारते हैं, औद्योगिकीकरण को नहीं नकारते हैं। वहीं गांधी जी जो है वो औद्योगिकीकरण को सीमित करना चाहते हैं। मशीनीकरण का आलोचक। गांधी जी मशीनीकरण के उपयोग को सीमित करना चाहते थे, उसको समाप्त नहीं करना चाहते थे, कि सीमित होनी चाहिए मशीनीकरण, उसका ज़्यादा फैलाव नहीं होना चाहिए, उसको वो समाप्त करना नहीं चाहते थे। उनके मशीनरी और आधुनिक उद्योग
संबंधी विचार जो थे वो जॉन रस्किन से प्रभावित थे। वे उस मशीन के पक्षधर थे जो व्यक्ति के लिए सहायक लेकिन उसके व्यक्तित्व को समाप्त न करे। वे गांधी जी जो थे वो उस मशीन के पक्ष में थे जो कि व्यक्ति के लिए हेल्पफुल हो बट व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको समाप्त ना करे। उन्होंने अपने मशीन विरोधी भांति को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण दिया कि मैं यह कैसे कर सकता हूँ जबकि मैं जानता हूँ कि हमारा शरीर भी एक नाजुक मशीन है। उन्होंने तर्क दिया कि मैं उसको विरोध नहीं करना चाहता मशीन का। उन्होंने ये तर्क दिया कि मैं भी जानता हूँ कि हमारा शरीर जो है वो नाजुक है, नाजुक मशीन है। एक नाजुक मशीन के रूप में ही हमारा शरीर, चरखा भी एक मशीन है। और उन्होंने कहा कि चरखा जो है वो भी एक मशीन है, एक छोटी दांतों की तिल्ली भी एक मशीन है और एक छोटी सी जो दांतों की तिल्ली है वो भी एक मशीन है। मैं मशीन को नहीं बल्कि मशीन के लिए पागलपन के विरुद्ध हूँ। मैं मशीन को समाप्त नहीं करना चाहता बट मशीन के प्रति जो पागलपन है उसको समाप्त करना चाहता हूँ। यह पागलपन जो मूलतः मजदूरी बचाने के लिए हो रहा है और उसका जो कि पागलपन कौन सा, जो कि मजदूरी बचाने के लिए, कि मजदूरी बचे, हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना ना पड़े, हम मशीनों से काम करेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। उसके विरुद्ध में व्यक्ति उस हद तक मजदूरी बचाना चाहता है जहाँ तक हजारों काम रहित मजदूर होंगे। और व्यक्ति जो है वो उस हद तक मजदूरी को बचाना चाहता है, अपने वेतन को बचाना चाहता है कि मैं वेतन ना दूँ लोगों को, जहाँ तक कि हजारों काम रहित मजदूर होंगे वे गलियों में भूख के मारे मरेंगे। और वे गलियों में भूख के मारे मरेंगे अगर लोगों को काम नहीं मिलेगा। मशीनें होंगी, मशीनों का ही ज़्यादा काम होगा तो लोग जो हैं वो भूखे मरेंगे। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए समय और मजदूरी नहीं बचाना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए समय और मजदूरी नहीं बचाना चाहता बल्कि सभी के लिए बचाना चाहता हूँ। मैं कुछ लोगों के लिए नहीं चाहता बट मैं सभी के लिए चाहता हूँ। गांधी जी का कहना था ये। मैं धन का संचय कुछ हाथों के बजाय सभी के लिए चाहता हूँ। मैं धन का संचय यानी कि किसी थोड़े लोगों के लिए धन ना हो, सभी के लिए धन हो, मैं यह चाहता हूँ। आज मशीनरी केवल कुछ ही लोगों को लाखों की पीठ पर सवार करती है और करोड़पति बना देती है। यह सब दान के लिए मजदूरी नहीं बचाई जा रही। और ये जो है वो मशीनें जो है वो केवल कुछ ही लोगों को लाखों की पीठ में, मतलब कि लाखों रुपए कमा लेते हैं वो मशीनों के कारण, उनका काम जल्दी से हो जाता है। वो लोगों को काम नहीं देते, मशीनों से ही अपना काम करते हैं तो उसके कारण वो करोड़पति बन जाते हैं। इसी को गांधी जी कम करना चाहते थे। और इस प्रकार की जो व्यवस्था के मैं विरुद्ध हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको मैं विरुद्ध हूँ उसके, और उसके लिए मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। गांधी उन मशीनों का समर्थन करते हैं जो मानव की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। गांधी जी जो है वो उन मशीनों के समर्थन करते हैं जो कि मानव की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। यानी कि जो मशीनें मजदूरों के काम में आए, मजदूरों की हेल्प हो, कि उनका काम जल्दी से हो जाए, उनको वेतन मिले उन मशीनों के कारण, वो उनके तो समर्थन में है बट उनके समर्थन में नहीं है जो कि पूंजीपति लोग अपना काम कराने के लिए मशीनों का ही उपयोग करें, लोगों को काम ना दें, वे उसके खिलाफ हैं। वे खाद्यान्न उत्पादन, आवास, स्वास्थ्य और मौलिक शिक्षा जैसी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित औद्योगिकीकरण को मानते हैं। और वे खाद्यान्न उत्पादन हो, आवास हो, स्वास्थ्य हो, मौलिक शिक्षा है, जो जैसी समितियां हैं उनकी तो जो आवश्यकता जो पूर्ति है उसके लिए तो सीमित औद्योगिकीकरण है उसको वे मानते हैं। उनका यह भी मानना था कि औद्योगिकीकरण से जीवन गैर व्यक्ति पारक और निराश बन जाता है। लेकिन फिर भी वे इसे मानने के पक्षधर थे, उसके पक्ष में थे मानने के। यदि वह मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करें और सामाजिक नियंत्रण में हो, वे सभी देशों में स्थित विभिन्नताओं से परिचित थे। और वे सभी देशों में जो विभिन्न स्थितियां थी उससे भी परिचित थे। गांधी के मशीनीकरण और उद्योगों की वृद्धि के विरुद्ध ने उन्हें न केवल पूर्व चिंतकों जैसे कि गोखले और रनाडे से बिल्कुल अलग कर दिया था बल्कि उनके समकालीन चिंतकों जैसे जवाहरलाल नेहरू से भी अलग कर दिया था। और उनके जो समकालीन चिंतक थे उनसे भी उन्हें अलग कर दिया था, जवाहरलाल नेहरू से भी अलग कर दिया था। गांधी ने मशीनीकृत औद्योगिकीकरण का विरोध नैतिक और आर्थिक आधार पर किया। और गांधी जी ने मशीनीकृत जो औद्योगिकीकरण था उसका जो विरोध था वो नैतिक और आर्थिक आधार पर किया था। उन्होंने मशीन को आधुनिक सभ्यता का पाप माना है और उन्होंने औद्योगिकीकरण को, मशीनें जो है आधुनिक
सभ्यता का पाप माना है। उन्होंने नौकरी की तलाश में कम वेतन और कार्य की दयनीय स्थिति तथा बेरोजगारी के लिए गांवों से शहरी की ओर पलायन को गलत माना है। और उन्होंने नौकरी की तलाश में जो लोग गांवों को छोड़कर शहर की ओर जाते हैं, उसको गांव की ओर पालन करते हैं, मतलब गांव में से छोड़कर शहरों में जाकर रहने लगते हैं, उसको भी उन्होंने गलत माना है। उनका मानना था कि मानसून निर्भर भारतीय कृषि व्यवस्था के कारण केवल मौसमी मजदूरी के कारण मजदूरों का कम उपयोग हो पाता है। और क्योंकि बारिश के कारण जब कृषि होती है तो मौसम के कारण ही कृषि होती है, तो मौसमी मजदूरी के कारण मजदूरों को कम उपयोग हो पाता है कि जब मौसम के अकॉर्डिंग उन्हें काम मिलता है, लेकिन साल में उन्हें 4 महीने काम मिलता है कृषि का, तो उसके कारण जो उपयोग है उनका कम होता है। मशीनें व्यक्ति की निपुणता बढ़ाने के बजाय मानव श्रम और जीव श्रम को समाप्त कर रही हैं। और मशीनें जो हैं व्यक्ति की शक्ति बढ़ाने के बजाय उसकी पावर बढ़ाने के बजाय व्यक्ति की वे श्रम और जीवन श्रम को समाप्त कर रही हैं। गांधी का मानना था कि उत्पादन के विशेषज्ञ की प्रक्रिया में मजदूरों की आवश्यकता सीमित होगी। और गांधी जी का मानना था कि उत्पादन के विशेषज्ञ की प्रक्रिया में मजदूरों की आवश्यकता सीमित होगी। मानवीय श्रम को हटा देते हैं, क्योंकि यह मानवीय श्रम को हटा देते हैं तथा इस बात से चिंतक थे कि भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में मशीनीकृत पूंजीवादी उद्योगीकरण बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न करेगा। और वे इस बात से भी चिंतक थे जो मशीनीकरण है, उद्योगीकरण है, वे पूंजीवादी उद्योगीकरण बड़ी मात्रा में बेरोजगारी उत्पन्न करेगा, यानी कि रोजगार नहीं मिल पाएगा, लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, वो ज़्यादातर वे उत्पन्न करेगा औद्योगिकीकरण। बदलाव और स्थायित्व स्थानीय और नियंत्रण में अंतर को देखेंगे तो गांधी एक अलग दृष्टिकोण में दर्शन होते हैं, और जो कि गांधी और मार्क्स के बीच को समानता को दर्शाता है। दोनों ही मूल मुद्दों पर सहमति रखते हैं, लेकिन उन आदर्शों की प्राप्ति के साधनों में असहमति रखते हैं। दोनों ही आधुनिक समाज को गलत मानते हैं, औद्योगिकरण को गलत मानते हैं, क्योंकि वह संघर्ष और असमानता पर आधारित है। क्योंकि किसलिए मानते हैं वो उनको अलग? क्योंकि जो उद्योगीकरण है वो संघर्ष और असमानता पर आधारित है। दोनों ही इसे मशीनीकृत व्याख्या को नकारते हैं, और दोनों ही इस मशीनीकृत व्याख्या को भी नकारते हैं कि ज़्यादा मशीनों का उपयोग नहीं होना चाहिए, सीमित मशीनों का उपयोग होना चाहिए जिससे कि मजदूरों का प्रॉफिट हो। दोनों ही मानव की उस क्षमता में विश्वास रखते हैं जिसमें वर्तमान व्यवस्था के असंगत अस्तित्व को बदलकर उच्च स्थिति में पहुंचने की क्षमता है, जहां है क्योंकि वह भी स्वर्णिम इतिहास को है तथा सोचता है कि अब यहाँ वापसी संभव नहीं है। इसने छोटे स्वतंत्रता और शासित और आत्मनिर्भर समुदायों में प्राप्त होगा। गांधी का आदर्श एक अराजकतावादी समाज है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में कानून है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने आप में कानून है, शांति में रहते हैं तथा सभी के प्रति संबंध रखते हैं तथा अपनी भावनाओं को नियमित करके अपने स्वयं के श्रम पर आश्रित होते हैं तथा अपनी भावनाओं को नियमित रखते हैं और स्वयं के श्रम पर आश्रित रहते हैं, जितना श्रम मिलता है उस पर ही आश्रित रहते हैं। भारतीय मार्क्सवादी गांधी के सामाजिक आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं तथा वे उनके अच्छे और समतापूर्वक सामाजिक व्यवस्था में भी आस्था रखते हैं। निष्कर्ष में भी यही लिखे हैं, गांधी जी मशीनों के करण को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहते थे, वो उसे सीमित करना चाहते थे कि सीमित मशीनें होनी चाहिए जिससे कि लोगों को प्रॉफिट हो। उनको ऐसा ना हो कि लोग मशीनीकरण के कारण या औद्योगिकीकरण के कारण गलियों में भूखे मरे हुए, ऐसा नहीं चाहते थे। और गांधी जी मशीनीकरण को पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहते थे। फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखें, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर 2 सत्याग्रह। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।